नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए दिशा बुक का रिवीजन करवा रहे हैं। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज इसका पार्ट तीसरा है और प्रारंभ करते हैं आज के क्वेश्चन। तो सेकंड टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत, यानी कि इतिहास को जो जानने के स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्य में किताबें आती हैं जो किसी लेखक द्वारा लिखी गई हों, और पुरातात्विक स्रोत में शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख इत्यादि आते हैं। तो थर्ड पार्ट है पुरातात्विक स्रोत। तो प्रारंभ करते हैं, और यह राजस्थान के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस बुक में सारे के सारे प्रश्न पिछले वर्षों में हुए पेपरों में आए हुए हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत ऑब्लिक वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, वह कौन सा है? तो आपको बताना है। तो वह अभिलेख है घोसुंडी अभिलेख। इसमें भागवत एवं वैष्णव संप्रदाय का वर्णन मिलता है। देखते हैं नीचे। घोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व घोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इस लेख में प्रयुक्त भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी है। घोसुंडी शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। यह राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, सहकर्षण, वासुदेव की मान्यता और अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन आदि है। तो घोसुंडी अभिलेख से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी भाषा कौन सी थी। तो कौन सी? संस्कृत भाषा थी, और इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। चलते हैं नेक्स्ट। घोसुंडी शिलालेख स्थित है। तो घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। घोसुंडी अभिलेख भाषा में लिखे गए थे। तो घोसुंडी जो अभिलेख है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह हुआ है घोसुंडी चित्तौड़गढ़ से। घोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? देख लो, आ गया ना क्वेश्चन, और यह आया है लेब असिस्टेंट 2022 में। तो यह लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन इसके प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे? इनके निधन के बाद इनके पुत्र महेश भट्ट ने इसको पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश भट्ट थे? तो वह थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? ऑप्शन ए, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। नंबर 2, रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार हैं। ऑप्शन 3, इसके शिल्पी दहलन थे। ऑप्शन 4, अग्निकुंड मंडल से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो ये चौथा को ऑप्शन है, यह गलत है। ठीक है, जबकि पहला चिरवा अभिलेख 1273 ईस्वी में लिखा गया था और ये संस्कृत भाषा में था। इसके प्रशस्तिकार जो लेखक थे वह थे रतन प्रभ सूरी थे, और इसके शिल्पी दहलन थे। ये बिल्कुल सही है। चिरवा शिलालेख उदयपुर जिले में है। 1273 ईस्वी विक्रम संवत 1330 ईस्वी चिरवा गांव के इस शिलालेख में मेवाड़ के घुल वंशी शासकों जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख है। भुवन सिंह सूरी के शिष्य रतन प्रभ सूरी ने इसकी रचना की। उनके शिष्य पासरचंद ने इसे सुंदर लिपि प्रदान की। शिल्पी देहलन ने इसे दीवार पर उत्कीर्ण करवाया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि
चिरवा शिलालेख को दीवार पर किसने उत्कीर्ण करवाया? तो किसने? शिल्पी देहलन ने। ठीक है, और यह 1273 ईस्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो चिरवा शिलालेख मेवाड़ के गुहिल शासकों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं? तो राज प्रशस्ति के रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट, और यह सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड और लेव असिस्टेंट तीनों एग्जामों में आ चुका है। तो राज प्रशस्ति के लेखक है रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी में रची गई थी और ये राजसमंद जिले में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी यह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की नोचों की पाल पर लगाई थी। यहाँ पर 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण है। ये राज प्रशस्ति 1606 झील का निर्माण किसने करवाया? तो बिजोली शिलालेख के अनुसार जो सांवर झील है उसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, जिसको चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्याख्या, बिजोली प्रशस्ति का रचनाकार गुणभद्र था। यह अभिलेख पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है। इसमें दिए गए कई प्राचीन नामों से उस समय के कई स्थानों की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे जाबालीपुर को जालोर, शाकंभरी सांभर, श्रीमाल भीनमाल, विंध्यवल्ली बिजोलिया, मंडलकरण मांडलगढ़ आदि को इन नामों से जाना जाता था। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान यानी कि चौहान है, जिन्होंने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान वंश का नींव डाली, और यह सांवर झील के किनारे स्थित है। इस शिलालेख में है कि सांवर झील का निर्माण भी वासुदेव चौहान ने ही करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो यह है बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल जावालीपुर की आधुनिक पहचान है? तो ऐतिहासिक स्थल जावालीपुर की आधुनिक स्थान है जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर के समय का है, और सोमेश्वर का जो पुत्र था वह था पृथ्वीराज तृतीय, जो चौहान वंश का महान शासक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध बीकानेर के शासकों से है। व्याख्या देखते हैं। रायसिंह प्रशस्ति बीकानेर 1594 ईस्वी में लिखी गई। यह लेख महाराणा रायसिंह ने बीकानेर दुर्ग निर्माण काल के समाप्त होने के अवसर पर लगवाया था। बीकानेर दुर्ग के एक द्वार के पासर में लगी इस प्रशस्ति के रचनाकार जयता, जिसको जयता जयदूता से जाना जाता है। यह 30 जनवरी 1589 ईस्वी में बीकानेर दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो बीकानेर का निर्माण कब हुआ? 1589 ईस्वी में 1589 ईस्वी में निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो 17 जनवरी 1594 को पूर्ण हुआ। इस लेख में बीकानेर रायसिंह तक के बीकानेर के शासकों की जानकारी मिलती है। रायसिंह प्रशस्ति में बीकानेर के राजा बीका से और रायसिंह तक के शासकों की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव रायसिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया। बीकानेर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता है।
इस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ है, लेकिन लालगढ़ का निर्माण राय सिंह ने अपने पिता के लिए करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? आबू के अभिलेख के लेखक हैं शुभचंद्र। ठीक है। आबू सिरोही में स्थित है। देखते हैं व्याख्या। नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति 1230 ईस्वी में रची गई। यह प्रशस्ति विक्रम संवत 1287 ईस्वी की है। इस प्रशस्ति की रचना सोमेश्वर देव शुभचंद्र या शुद्धोत्सव काव्य के लेखक ने की। उसे सूत्रधार चंडेश्वर ने खोदा। ठीक है। इस प्रशस्ति को सूत्रधार चंडेश्वर ने खोदा। इसको तेजपाल के द्वारा बनवाए गए आबू पर देरवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगवाई गई थी। परमारों तथा वस्तुपाल और तेजपाल के वंशों का इसमें वर्णन मिलता है। तो इसमें कुछ वंश का वर्णन मिलता है, परमार वंश का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धोत्सव के लेखक हैं। अच्छा क्वेश्चन है। शुद्धोत्सव के लेखक हैं तो वो कौन है? सोमेश्वर। शुद्धोत्सव के लेखक हैं सोमेश्वर। अभी देखो सोमेश्वर देव। ठीक है, ऊपर देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो वह है घंटियाल अभिलेख। घंटियाल अभिलेख प्रतिहारों की जानकारी देता है। व्याख्या देखते हैं। घंटियाल के शिलालेख 861 ईस्वी के हैं। यह जोधपुर के पास घंटियाल नामक स्थान पर मिले हैं। इसमें प्रतिहार नरेश कक्कुक का यशोगान, न्यायप्रिय, जनित का संपादन, वीर व साहसी शासक होने का प्रमाण मिलता है। घंटियाल अभिलेख में रोहिल्दित्य से लेकर कक्कुक तक की जानकारी मिलती है। तो घंटियाल अभिलेख में प्रतिहार वंश के रोहिल्दित्य से लेकर कक्कुक तक की जानकारी मिलती है। यह लेख संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं में है। इस लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है। इस अभिलेख के रचयिता मग एवं उत्कीर्णकर्ता सुवर्णकार कृष्णेश्वर था। तो घंटियाल अभिलेख के जो रचयिता था वो था मग, और इसके जो उत्कीर्णकर्ता थे वो थे कृष्णेश्वर। इसी कक्कुक ने उत्कीर्ण करवाया। इन्हें शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो ओसवालों के आश्रित रहकर जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटियाल शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो घंटियाल अभिलेख जो शिलालेख है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अधिकतर जो शिलालेख हैं वह संस्कृत में मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है, तो वह कौन सा अभिलेख है जो आभीरों पर विजय का दावा करता है? तो वह है घंटियाल अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटियाल शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? घंटियाल अभिलेख में मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें रोहिल्दित्य से कक्कुक तक की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके जो रचयिता थे वह थे मग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घंटियाल प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो घंटियाल प्राकृत अभिलेख यह प्रतिहार कक्कुक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख शिलालेख जिला स्थान सुमिलित नहीं है? तो वसंतगढ़ यह सुमिलित है, सिरोही में। मानमोरी चित्तौड़गढ़ में है। घंटियाल जैसलमेर में नहीं है, बल्कि यह जोधपुर में स्थित है। चिरवा उदयपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटियाल अभिलेख से संबंधित कथनों में असत्य है। तो आपको बताना जो घंटियाल अभिलेख हैं इनमें से असत्य है।
पहला, अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का वर्णन मिलता है, यह सही है। अभिलेख में नागवट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित किया गया करने का विवरण है, यह गलत है। अभिलेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है, तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा है, यह अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का समूह है, बिल्कुल सही। तो इसका केवल ऑप्शन बी 2 गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़वा ग्राम कोटा से कितनी मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो जो कोटा में जो बड़वा गांव है उससे 3 यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। व्याख्या देखते हैं। बड़वा यूप अभिलेख 181 ईस्वी का है। कोटा जिले के बड़वा गांव में यह 238 विक्रम संवत को प्राप्त हुआ कि 3 यूप मिले हैं। इसमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। एक वंश था मोखरी वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। इसमें मोखरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों के एक यज्ञ संपादन का उल्लेख है। इन यूप अभिलेखों से देश में बुद्ध धर्म की अवनति एवं हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के संधि काल में यज्ञ आदि का पुनरारंभ का वर्णन मिलता है और यह अभिलेख मोखरी वंश का महत्वपूर्ण अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़वा गांव से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश के हैं? वह किस वंश के हैं? मोखरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। तो वह अभिलेख है बरनाला अभिलेख, जिसमें वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है। व्याख्या देखते हैं। बरनाला अभिलेख जयपुर में 278 ईस्वी के अंत में विष्णु भगवान की वंदना में प्रस्तुत किया गया था। कौन सा? बरनाला अभिलेख। यह जयपुर में स्थित है और 278 ईस्वी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं कवि महेश। व्याख्या देखते हैं। कुंभलगढ़ की प्रशस्ति राजसमंद में, जो हमने पहले ऊपर भी देख चुके हैं लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद में 1460 ईस्वी की है। इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है और देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और इसमें देखते हैं मुख्य बिंदु। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित इस प्रशस्ति से तत्कालीन मेवाड़ की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसमें गुहिल वंश का वर्णन मिलता है तथा इसमें बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है और यह मेवाड़ महाराणाओं की वंशावली को विस्तृत रूप से जानने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो यह शिलालेख है जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है या अभिलेख है, इसमें मेवाड़ के राजाओं का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1488 ईस्वी का लेखक है? तो जो एकलिंग शिलालेख है उसके लेखक कौन है? महेश्वर जी। व्याख्या देखते हैं। एकलिंग जी प्रशस्ति उदयपुर में स्थित है। इसके रचयिता है महेश भट्ट महेश्वर। इसमें बप्पा रावल का संन्यास लेना एवं मेवाड़ के गुहिलों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? तो वह है बरली का शिलालेख अजमेर में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं। जो बरली शिलालेख है यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। बरली का लेख 1443 ईस्वी पूर्व का है। अजमेर में स्थित यह राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। अजमेर से 35 किलोमीटर दूर बरली के पास भिलौट माता के मंदिर से इसे प्राप्त किया गया है
और बडली का शिलालेख ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। और वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में स्थित है। बडली यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ली स्टोन, बर्ली स्टोन एपिग्राफ चिन्हित किया गया है। एपिग्राफ का अर्थ है शिलालेख, ठीक है, और स्टोन यानी पत्थर, तो वह किसके लिए चिन्हित किया गया है? ब्राह्मी पांडुलिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो वह है मंडोर का शिलालेख, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग भागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो वह कौन सा शिलालेख है जिससे किसानों की लाग भागों का उल्लेख मिलता है? तो वह है चीकली ताम्रपद 1483 ईस्वी का, ठीक है, चीकली ताम्रपत्र। व्याख्या देखते हैं। चीकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी का है। इसमें किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग भागों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। पाशुपत संप्रदाय का जो गुरु थे विश्वगुरु, उनका उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो वह है हर्ष पर्वत शिलालेख 975 ईस्वी का, ठीक है। हर्ष पर्वत शिलालेख में विश्वगुरु का वर्णन मिलता है। व्याख्या देखते हैं। हर्षनाथ की प्रशस्ति सीकर के मंदिर की प्रशस्ति 973 ईस्वी की है। इसमें हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अलठ द्वारा किए जाने का वर्णन है। इसमें चौहानों का वंशक्रम एवं उनकी उपलब्धियां, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित विश्वगुरु का उल्लेख मिलता है। गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। यह चौन शासक विग्रहराज के समय की है। इसमें वागड़ को वारगट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त होता है, वह किस गांव से होता है? तो वह है पदराड़ा से, ठीक है, पदराड़ा से जो महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम अभिलेख ज्ञात होता है, पदराड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। तो अधोलिखित जो अभिलेख हैं उनका सही कालक्रम है, देख लेते हैं एक बार। जो बिजोली शिलालेख है वो 1170 ईस्वी का है, ठीक है। तो जो सबसे प्राचीन कौन सा है, इसमें क्या है, निम्नलिखित का सही कालक्रम चुनिए, आरोही यानी कि सबसे छोटा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, पहला कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन अपने हो गए थे यहाँ पे निकली पामृत। रसिया की छतरी अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है। तो आपको बता दें जो रसिया की छतरी अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है वह है नरवर्मन गोहिल का, ठीक है। वह रसिया की छतरी अभिलेख का नाम से इसका नाम मिलता है। रसिया की छतरी का अभिलेख 1274 ईस्वी का, जो चित्तौड़गढ़ जिले के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण इस लेख में मेवाड़ के गोहिल वंशीय शासक बप्पा रावल से नरवर्मन तक का वर्णन मिलता है। इसकी रचना प्रियपटु के पुत्र
वेद शर्मा ने की। इस लेख में मेवाड़ के 13वीं शताब्दी के जनजीवन एवं प्राकृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो जो रसिया की क्षत्रिय शिलालेख है, इसके लेखक थे वेद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख चित्तौड़गढ़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो चित्तौड़गढ़ के प्रारंभिक इतिहास पर मानमोरी का शिलालेख अपना प्रकाश डालता है। व्याख्या देखते हैं। मानसरोवर झील के तट पर 773 ईस्वी के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण इस लेख में अमृत मंथन की कथा, 4 मौर्य राजाओं का उल्लेख, इसके रचयिता पुष्प नागभट्ट के पुत्र, ठीक है, और उत्कीर्णकर्ता शिलादित्य थे, और इसको कर्नल जेम्स टोड चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर अपने साथ ले गए थे। इस शिलालेख में युद्ध में हाथियों का प्रयोग, शत्रुओं को बंदी बनाए जाने की जानकारी मिलती है। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख, जिसमें चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। कर्नल जेम्स टोड इसे इंग्लैंड ले जा रहा था और असंतुलन के कारण इसको समुद्र में फेंकना पड़ा, ऐसी किंवदंती मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है चित्तौड़गढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेख, प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अचलेश्वर शिलालेख 1295 ईस्वी, बिजोले शिलालेख 1170 ईस्वी, चिरवा 987 ईस्वी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। तो ऑप्शन ए अचलेश्वर प्रशस्ति 1285 ईस्वी की बिल्कुल सही है। बिजोले शिलालेख 1170 ईस्वी का, फरवरी 1170 का सही है बिल्कुल। और चिरवा शिलालेख यह गलत है। ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की, यह बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे इनका कालक्रम दिया हुआ है। बिजोले लेख भीलवाड़ा में 1170 ईस्वी का है। चिरवा का जो शिलालेख है वह उदयपुर में 1273 ईस्वी का है। और सरंगी अभिलेख उदयपुर में 1428 ईस्वी का है। और रणकपुर प्रशस्ति का जो लेख है वह 1439 ईस्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत में संबंधित है? तो जो नाथ प्रशस्ति है राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो वह है राजस्थान की मेवाड़ रियासत। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की मेवाड़ रियासत से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। उदयपुर के लकुलीस के मंदिर में लगे शिलालेख को नाथ प्रशस्ति 971 ईस्वी कहा जाता है। इसकी भाषा संस्कृत, पदों में देवनागरी लिपि है। इसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो नाथ प्रशस्ति है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है, और 971 ईस्वी की है। अगला क्वेश्चन है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित है? तो आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में बीकानेर जिले में प्रचलित था। व्याख्या देखते हैं। सन 1759 ईस्वी के लगभग बीकानेर टकसाल में शाह आलम के चांदी के सिक्के ढाले गए। 1859 ईस्वी में प्रचलन में रहे। इन शिलालेखों पर एक और फारसी में सिक्का है मुबारक शाह किरासानी आलम बादशाह गाजी, और दूसरी ओर सन 1121 जुलूस मेमनत मानूस अंकित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो अपराजित के शिलालेख के लेखक हैं दामोदर। व्याख्या देखते हैं। 661 ईस्वी में दामोदर द्वारा रचित अपराजित का शिलालेख मेवाड़ के गुहिल शासकों द्वारा अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। यह लेख मेवाड़ के नागदा गांव के
निकटवर्ती कुंडेश्वर मंदिर में मिलता है? तो यह उदयपुर में कुंडेश्वर मंदिर के पास में मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो पंचमार्क सिक्कों के बारे में राजस्थान से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहत मुद्राएं पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन भारत में 5वीं सदी से दूसरी ईसवा पूर्व गंगा सिंधु मैदान में महाजनपद काल में था। बैराट के उत्खनन में एक कपड़े में बंधी हुई चांदी की 8 आहत मुद्रा प्राप्त हुई हैं। सांबर के उत्खनन में 6 पंचमार्क और रेड से उत्खनन में 3075 चांदी के पंचमार्क मुद्राएं और रंगमहल में भी आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या था? तो प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय था 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडिया क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डोडिया क्या है? तो डोडिया जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का था। ठीक है। डोडिया जैसलमेर का प्राचीन सिक्का डोडिया। व्याख्या देखते हैं, जैसलमेर में तांबे का सिक्का प्रचलन में था जो डोडिया या डोलिया कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? जो गधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? वह थे उदयपुर राज्य से। स्वतंत्रता से पूर्व जिलों को राज्य का दर्जा था, यानी कि राज्य के रूप में जाना जाता था। ठीक, एक रियासत हो। व्याख्या देखते हैं, मेवाड़ के कई स्थानों पर हुणों द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के सिक्का गद्य सिक्के मिले हैं जो क्षत्रप एवं प्रतिहार शासकों के सिक्कों के चिन्हों को पतला कर बनाए जाते थे, जिसमें चिन्ह का अंकन स्पष्ट नहीं हो सकता। गधे के मुंह जैसा। गधिया सिक्के इसलिए कहते थे इनको क्योंकि इनका मुख गधे के मुख जैसा दिखाई देता था। ऐसे गधिया सिक्के त्रिभुवनगिरी, सिरोही, रैणी और नरबद आदि जगहों से भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है। मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है तो रामशाही, रावशाही, डोंडिया ये तीनों सिक्के मेवाड़ राज्य के सिक्के नहीं हैं। तो मेवाड़ राज्य के सिक्के देखते हैं कौन कौन से हैं व्याख्या से। मेवाड़ में सिक्के चित्तौड़ी, ढींगला, त्रिशूलिया, भिलाड़ी, उदयपुरी, मुगल सिक्का, इलायची, चांदोड़ी, स्वरूपशाही, फतेहशाही, भोपालशाही, शाही आलम। एक बार देखते हैं दोबारा, मेवाड़ में कौन कौन से सिक्के थे? चित्तौड़ी, ढींगला, त्रिशूलिया, भिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली सिक्का, इलायची, एलची, चांदोड़ी, स्वरूपशाही, फतेहशाही, भोपालशाही, शाही आलम। ये सारे सिक्के मेवाड़ में प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो झाड़शाही सिक्का वह था जयपुर रियासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देखते हैं, जयपुर के कछुआ नरेशों ने मुगल काल में झाड़शाही सिक्के चलाए जो तोल में 1 तोला था। ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन से स्थानीय सिक्के बंद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना कौन सा युग सुमेलित नहीं है। झाड़शाही सिक्के जयपुर में थे, विश्वोप सिक्के चौहान वंश के थे और विजयशाही सिक्के यह बीकानेर के नहीं थे। ठीक है, यह थे जोधपुर के विजयशाही सिक्के और डब्बूशाही सिक्के यह मारवाड़ के थे। व्याख्या देखते हैं, जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने 1752 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक सर्वप्रथम मुगल बादशाह शाह आलम से आज्ञा प्राप्त कर सोने के विजयशाही सिक्के चलवाए, यानी ढाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? आखेशाही सिक्के जैसलमेर में, बिल्कुल राइट। झाड़शाही सिक्के जयपुर में,
विजयशाही सिक्के जोधपुर में थे, न कि बीकानेर में। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा, विजयशाही सिक्के जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिल्लुलिया एवं लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? तो यह स्थान था सोजत, वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। सोजत के टकसाल के सिक्के लल्लुलिया लल्लू शाही कहलाते थे। सोजत के टकसाल से बनने वाले सिक्कों पर श्री माता जी और श्री महादेव शब्द की उत्कीर्ण होने लगा था। इन पर शाह आलम द्वितीय का राज्यवर्ष 22 अंकित होने के कारण इन्हें 22 अंदा सिक्का भी कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि 22 अंदा सिक्के किनको कहा जाता था? तो सोजत टकसाल में जो सिक्के बनते थे उनको 22 अंदा सिक्का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? तो रावशाही सिक्कों का संबंध अलवर राज्य से है। व्याख्या देखते हैं। अलवर में सिक्के अखेशाही, रावशाही, तांबे के रावशाही टक्का, अंग्रेजी पावाना सिक्का, यह सारे के सारे सिक्के अलवर ज़िले में प्रचलित में थे। अखेशाही, रावशाही, तांबे के रावशाही टक्का, अंग्रेजी पावाना सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन में सुमिलित नहीं है? स्वरूप शाही सिक्का मेवाड़, बिल्कुल राइट है। मदन शाही सिक्का बीकानेर, यह है बिल्कुल गलत। विजय शाही जोधपुर में प्रचलित थे, झाड़ शाही जयपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है। व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी की व्याख्या नीचे दे रखी है। जो मदन शाही सिक्के थे वह कोटा जिले के सिक्के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सामग्री विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो वह सिक्के कहाँ के थे? बीकानेर के, ठीक है। राजपूताना किस रियासत में? तो किस रियासत में? बीकानेर। बीकानेर रियासत में जो सिक्के थे उनमें से एक तरफ तो रानी विक्टोरिया का चेहरा होता था, दूसरी तरफ उर्दू या नागरी लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। व्याख्या देखते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी के शासनकाल में 1887 से 1943 ईस्वी तक अंग्रेजी सरकार से हुए समझौते के अनुसार यहाँ पर चांदी के गोलाकार सिक्के चलवाए गए, जिनमें एक ओर तो महारानी विक्टोरिया का नाम होता था तथा दूसरी ओर राजा का नाम होता था, जिसमें देवनागरी एवं उर्दू भाषा में लिखा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढींगला, भिंडरिया, नाथरिया हैं। तो यह सारे के सारे सिक्कों के प्रकार हैं जो कि मेवाड़ रियासत में प्रचलित में थे। ऑप्शन ए, ढींगला, भिंडरिया, नाथरिया। व्याख्या देखते हैं। तो मेवाड़ में मैंने सिक्के आपको पहले बता दिए कौन कौन से। ढींगला है, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथद्वारिया, ठीक है। ये सारे के सारे सिक्के ध्यान रखना आपको, ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथद्वारिया। नेक्स्ट, एक सिंधा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता है? तो एक सिंधा सिक्का राजस्थान की कुचामन टकसाल में बनता है। व्याख्या देखते हैं। सन 1838 में कुचामन के ठाकुर ने महाराजा मान सिंह से आज्ञा प्राप्त कर अपने यहाँ चांदी का कुचामनिया सिक्का बनाया, जिस पर शाह आलम द्वितीय का 31वां राजवर्ष लिखा होने से 31 अंदा कहलाया। इसको बापूशाही और बोरसी रुपया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? तो वह क्या था? महाराजा अकबर ने। व्याख्या देखते हैं। एलची सिक्का चित्तौड़गढ़ में महाराजा अकबर ने चालू किया था और इसलिए इनको एलची के नाम से जाना जाता है। एलची सिक्का चित्तौड़गढ़ की टकसाल में मुगल बादशाह अकबर
चित्तौड़ विजय के उपरांत और जहांगीर आदि के ढाले गए सिक्के एलची सिक्के कहलाए। तो जहांगीर के जो सिक्के थे वह एलची सिक्के कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? तो वह थी रानी सोमल देवी या सोमलवती, सोमलेखा। ठीक है, तो अजय राज की पत्नी सोमल देवी या सोमलेखा ने अपने नाम से सिक्के चलवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? तो नाद की प्रतिमा की शिव जो प्रतिमा है वह अजमेर जिला से प्राप्त हुई है और यहीं से राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख मिला है। व्याख्या देते हैं, कुषाण शासकों के संपर्क ने राजस्थान के पत्थर और मृण्मय मूर्तिकला को एक नवीन मोड़ दिया, जिसके नमूने अजमेर के नाद की शिव प्रतिमा, सांबर का स्त्री धड़ अश्व तथा अजानमुख हाग्रीव या अग्नि की मूर्ति अपने आप में कला के अद्वितीय नमूने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? तो दस्तूर कोमवार राजस्थान के किस जिले का वर्णन मिलता है? वह है जयपुर जिले का। व्याख्या देखते हैं, दस्तूर कोमवार जयपुर दस्तूर कोमवार राज्य का महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें जयपुर रियासत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियों के बारे में वर्णन मिलता है और यहाँ के रीति रिवाजों की स्थिति का पता चलता है। अगला क्वेश्चन, अगला